हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आप भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीज़न हैं, क्योंकि सिर्फ मेरे इंग्लिश के वीडियो ही इंडिया के बाहर देखे जाते हैं। और क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, आप जाहिर सी बात है कि अगर भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडियन नागरिक ही हैं। तो अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीज़नशिप के बारे में, और उन तरीकों के बारे में जिससे भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है या फिर किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था और जिसका जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से एक भारत में जन्म लिया हो या फिर जो कम से कम 5 वर्षों तक साधारणतः भारत में रहा है, वह भारत का नागरिक हो गया। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, निर्धारण और रद्द करने के संबंध में है। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को एकल नागरिकता देता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी राज्य के लिए कोई असमान अधिवास नहीं है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि आप पूरे भारत में चाहे जहाँ भी रहें, भारत केवल एक ही नागरिकता देता है, वो है कि भारत की नागरिकता। यानी कि उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की अलग नागरिकता हो, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा संविधान केवल एक ही नागरिकता देता है और वो है भारतीय नागरिक होने की नागरिकता। आप चाहे जिस भी प्रदेश में रहते हों या जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हों, लेकिन आपकी नागरिकता केवल एक भारतीय नागरिक के रूप में होगी। नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हैं वे विदेशी हैं। यानी कि जो भारत का नागरिक नहीं है तो वो ऑब्वियसली भारत के बाहर का होगा, यानी किसी दूसरे देश का होगा, तो उसे कहेंगे विदेशी। एलियंस को संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में उल्लिखित अधिकारों का आनंद नहीं मिलता है, यानी कि सुविधा नहीं मिलती है। और यहाँ पर एलियंस का मैंने जानबूझकर प्रयोग कर लिया है। एलियंस का मतलब कि कोई बाहरी, बाहरी मतलब जो भारत का ना हो, भारत से बाहर के लोग। ठीक, एलियन का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ, ये एलियन का मतलब है कि भारत से बाहर का कोई बाहरी व्यक्ति। तो एलियंस के जो है संविधान में जो है इन अनुच्छेदों में उल्लिखित अधिकारों का की सुविधा या लाभ नहीं मिलता है। ये दिए हुए हैं 15, 16, 19, 29 और 30 का। फिर भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 4 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो वो तरीके कौन कौन से हैं आइए देखें। तो इसमें पहला तरीका है जन्म से नागरिकता, यानी कि जन्मजात नागरिकता मिल जाती है, जन्म के साथ ही हमें नागरिकता मिल जाती है। कैसे? यदि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 को या 1986 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले हुआ हो, तो जन्म से ही भारत का नागरिक है। और दूसरा इसमें प्रावधान क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले हुआ हो और जिसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक है। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने पर या उसके बाद हुआ हो, जहां या तो उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है, तब भी जन्म लेने से भारत का वो व्यक्ति नागरिक हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या हैं आइए देखते हैं। कोई व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता या माता को मुकदमे और कानूनी प्रक्रिया से ऐसी छूट प्राप्त है जो किसी विदेशी दूत को दी जाती है।
देखिए, विदेशी दूत को क्या जो है छूट दी जाती है कि उसके ऊपर कोई भी मुकदमा जो है भारत में नहीं चलेगा, बल्कि उसके ही देश में चलेगा। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर इटली का कोई राजदूत है, वो भारत में आकर कोई क्राइम कर देता है, तो उस पर भारतीय कानूनों के तहत मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि इटली में मुकदमा चलेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे क्या है कि किसी भी विदेशी दूत को दी जाती है। संप्रभु शक्ति भारत के राष्ट्रपति को मान्यता प्राप्त है और वह भारत का नागरिक नहीं है। और दूसरा क्या है कि उसके पिता या माता शत्रु विदेशी हैं, यानी किसी ऐसे देश के हैं जो हमारा शत्रु है, जैसे कि पाकिस्तान समझ लीजिए या चाइना समझ लीजिए। अगर मतलब एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, ऐसा कोई किसी का शत्रु नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमेशा रिलेशन बदलते रहते हैं। तो उसके पिता या माता शत्रु विदेशी हैं और जन्म किसी ऐसे स्थान पर हुआ है जो उस समय शत्रु के कब्जे में था, तो वो भी जो है नागरिक नहीं बन जाएगा। वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति, यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। दिसंबर 1992 के 10वें दिन या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। तो देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात हुई। पहले क्या था कि केवल पिता का नागरिक होना ज़रूरी था भारत का, अगर कोई भारत के बाहर पैदा होता है और उसके पिता अगर जो है भारत के नागरिक हैं, तो वो वंश के आधार पर नागरिक होगा। लेकिन बाद में देखिए 1992 का जो संशोधन या जो भी ये हुआ है, तो उसके 10वें दिन के बाद से ये नियम बन गया है कि माता पिता में से अगर कोई भी जो है भारत का नागरिक होगा, तो वो अपने आप ही जो है बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी बात हुई कि एक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय नागरिक है, तो वंश के आधार पर बच्चा भी भारत का नागरिक हो जाएगा, जबकि पहले ये सुविधा खाली पिता के लिए थी। 2004 के बाद से कोई व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, जब तक कि उसका जन्म तिथि के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत ना हो जाए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि 2004 के बाद से क्या हो गया है कि भारतीय दूतावास में आपको जो है पंजीकरण कराना जरूरी है। तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता। केंद्र सरकार एक आवेदन पर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकती है। कोई भी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित है, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो क्या क्या जो है श्रेणियां हैं, आइए देखें। भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 30 साल से भारत में सामान्य रूप से 3 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है। 7 साल से। भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है। तो यानी कि आपको पहले 7 साल तक भारत में रहना होगा, उसके बाद जो है आप पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इतना समय आप रह चुके हैं फिर करेंगे अगर आवेदन पंजीकरण के लिए, तो भारत के नागरिक जो है बनाए जा सकते हैं। दूसरा है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो सामान्यतः अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान पर निवासी है, तो वो भारत का जो है हो जाएगा नागरिक। कि भारतीय मूल का होना चाहिए और अविभाजित भारत, यानी कि अविभाजित भारत मतलब जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जब सब एक था तो वो अविभाजित भारत था, तो उससे बाहर के किसी देश का निवासी है तब वो भारत का नागरिक हो सकता है। मतलब कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को इस तरीके से नागरिकता पंजीकरण द्वारा नहीं मिलेगी। किसी बाहर के देश के व्यक्ति को ही मिल सकती है, जैसे कि नेपाल के व्यक्ति को मिल जाएगी, श्रीलंका, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सबको मिल जाएगी, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के व्यक्ति को इस तरीके से नागरिकता नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से शादी की है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहता है, तो उसे भी जो है नागरिकता मिल जाएगी। जैसे अगर कोई लड़की या कोई लड़का भारत की किसी लड़की या लड़के से शादी कर लेता है,
तो 7 साल तक वो भारत में रहेगा, उसके बाद आवेदन करेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उन व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, तब भी वो नागरिक हो जाएगा। पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो 5 साल से भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहा है। और देशीकरण द्वारा नागरिकता मतलब कोई बाहर का व्यक्ति है और वो किस तरीके से जो है भारत का उसका देशीकरण हो जाएगा तो वो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये इसमें आता है इस कैटेगरी में। तो आइए देखें, किसी विदेशी द्वारा भारत की नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें पहला क्या है, जब पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन करता है, तो केंद्र सरकार यदि संतुष्ट हो कि वो आवेदक तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्रकृतिकरण के लिए योग्य है, तो वह यह कर सकती है। 14 वर्ष की अवधि में कुल 12 वर्ष उसका भारत में रहना ज़रूरी है उस व्यक्ति का, और नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने तक भारत में निर्बाध रूप से रहना चाहिए उसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका कहने का मतलब ये है कि पिछले 14 सालों में जब वो आवेदन कर रहा है तो पिछले 14 सालों में से कम 12 साल उसने भारत में गुजारे हों और पिछले 12 महीने से वो लगातार भारत में रह रहा हो, तभी जो है इस तरीके से नागरिकता मिल सकती है। उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र तभी प्रदान किया जा सकता है और तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों को माफ़ किया जा सकता है यदि केंद्र सरकार की राय में आवेदक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान की है। यानी अगर आप कोई खास व्यक्ति हैं तो आपको शर्तों में छूट मिल सकती है अगर आपकी कोई विशेष योग्यता है तो, नहीं तो फिर आपको इसी प्रक्रिया के तहत आना होगा। नागरिकता की समाप्ति या त्याग किस तरीके से किया जा सकता है, आइए देखें। तो पहले हम त्याग का मतलब कि कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से नागरिकता कैसे छोड़ सकता है। तो त्याग नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 के अंतर्गत आता है। यदि कोई वयस्क भारतीय नागरिकता के त्याग की घोषणा करता है तो वह भारतीय नागरिकता खो देगा। उसके साथ साथ उस व्यक्ति का कोई भी नाबालिग बच्चा भी त्याग की तारीख से भारतीय नागरिकता खो देता है। यानी अगर पिता जो है नागरिकता छोड़ता है तो अगर उसका कोई नाबालिग बच्चा है तो उसकी भी नागरिकता जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपने पिता पर। तो अब जहाँ का नागरिक पिता है वहीं का नागरिक बेटा होगा या उस देश का जो नियम होगा उस पर वो लागू होगा। लेकिन जो है अगर वो बच्चा बालिग है तब क्या होगा, तब वो भारत का नागरिक बना रहेगा। 18 वर्ष का होने पर बच्चे की भारतीय नागरिकता फिर से शुरू करने का अधिकार है। तो यानी कि अगर वो बच्चा नाबालिग भी है और उसकी नागरिकता ख़त्म हो गई है भारत की, तो जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसे अपनी नागरिकता फिर से शुरू कर सकता है, फिर से एक बार वो भारत का नागरिक बन सकता है अपनी इच्छानुसार। और ये तो हो गया त्याग। भारत की नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, तो यह नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत आता है। कोई भी भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। देखिए ये एक भारत के संविधान में बड़ी अच्छी बात है। ये क्या है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, एकल नागरिकता भारत देता है तो आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। अगर आप किसी भी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो अपने आप ही आपके यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी आप एक साथ अमेरिका और इंडिया दोनों जगह के सिटीजन या नागरिक नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर बड़े अधिकारी, बड़े आर्मी जनरल या बड़े नेता जो हैं वो अमेरिका के भी नागरिक हैं और पाकिस्तान के भी नागरिक हैं। तो वो करते क्या है कि पाकिस्तान में बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं और उसको अमेरिका में जो है लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं सारा,
अपनी प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, तो इससे नुकसान होता है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा। तो चलिए अच्छा आगे देखें। विदेश में रहने वाले भारतीय, तो भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता या राष्ट्रीयता पर रोक लगाता है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति भारतीय पासपोर्ट के साथ साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। जैसा मैंने भी आपको बताया कि दोहरी नागरिकता पर रोक है भारत में, तो आपके पास भारत का पासपोर्ट होगा तो आप भारत के नागरिक हैं, फिर आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। विदेश में रहने वाले भारतीयों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। NRI, PIO और OCI, यानी वो भारतीय जो दूसरे देशों में रहते हैं, वो 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। इन 3 श्रेणियों में, और इन तीनों में मामूली सा अंतर है। स्पष्ट अवधारणा विकसित करने के लिए हम प्रत्येक को अलग अलग समझेंगे बड़ी ही सरल भाषा में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो फेमस है NRI, बहुत आपने सुना होगा कि लोग NRI से शादी करना चाहते हैं या लड़का NRI है, बहुत अच्छी बात है। और NRI काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है इस वजह से। तो NRI होता क्या है, यानी अनिवासी भारतीय होता क्या है कि भारतीय पासपोर्ट धारक और 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए अस्थायी रूप से दूसरे देश में प्रवासित लोगों को NRI कहते हैं। यानी कि आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, आप नागरिक भारत के ही हैं, लेकिन 6 महीने या उससे अधिक समय से आप किसी दूसरे देश में जो है काम कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा NRI, यानी NRI बनना काफ़ी आसान है। दूसरा है PIO, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। तो गैर भारतीय पासपोर्ट धारक, यानी कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, और 3 पीढ़ियों तक अपने भारतीय मूल को साबित कर सकते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि आपकी पिछली 3 पीढ़ियां भारत में ही थीं, तो आप हो गए PIO। भारतीय नागरिकों के पति पत्नी या भारतीय नागरिकों के व्यक्ति जो हैं, तो ये होंगे इस कैटेगरी में आएंगे PIO में। यानी अगर कोई भारत का नागरिक है और वो किसी विदेशी महिला से या विदेशी पुरुष से शादी कर लेता है, तो वो व्यक्ति भी जो है इसी कैटेगरी में आएगा, PIO में, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति में। इसके बाद क्या है कि OCI। देखिए, भारतीय मूल का होना भी बहुत ही कॉमन है कि अब आप भारत में रहते नहीं हैं। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि आप भारतीय मूल के हैं, आपका मूल भारत में है, ओरिजिन आपकी भारत में कभी रही होगी आपके पूर्वजों की। अभी आप बाहर के रहते हैं, जैसे आप हो सकता है कनाडा के नागरिक हों, इंग्लैंड के नागरिक हों या अमेरिका के नागरिक हों, लेकिन जो है आपका मूल जो है आप भारतीय मूल के हैं। जैसे वहाँ पर अमेरिका में भी कहा जाता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति, तो भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब जिसकी ओरिजिन भारत में हो, या बांग्लादेशी मूल या पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति। तीसरा है OCI, यानी भारत के विदेशी नागरिक। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो दूसरे देश का पासपोर्ट धारक है, ठीक, जो अपने नागरिकों को किसी प्रकार की दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देता है। यह भारत का पूर्ण नागरिक नहीं है और इसलिए दोहरी नागरिकता नहीं है। देखिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि भारत में दोहरी नागरिकता देने का सिस्टम है ही नहीं, तो अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो दूसरे देश का पासपोर्ट धारक है, यानी किसी दूसरे देश का नागरिक है, और वो देश ऐसा है जो अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देता है, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नागरिक होगा, तो यह भारत की पूर्ण नागरिकता नहीं है, तो उसको ये वाली नागरिकता दी जाएगी, OCI वाली, यानी भारत के विदेशी नागरिक की, और लेकिन उसे पूर्ण नागरिक नहीं माना जाएगा। तो यह भारत की पूर्ण नागरिकता नहीं है और इसलिए दोहरी नागरिकता नहीं है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय नागरिकता से संबंधित नियम या इंडियन सिटीजनशिप से संबंधित नियम। और आज के लिए बस इतना ही। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।